Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video again I will be explaining a problem on stamp duty value. Let us take a question, page number A74, question number 31. Page number A74, question number 31. Let me read out the question for you. Srimati Jyoti, age 42 years, owned a residential house at Haridwar city. It was acquired by her on 6 July 2004 for rupees 12,50,000 for which cost inflation index is 113. तो यहाँ पे एसएससी का नाम क्या है? श्रीमती ज्योति and her age is 42 years. मतलब she is a non-senior citizen whose basic exemption will be 2,50,000. उनका एक रेसिडेंशियल हाउस है हरिद्वार सिटी में which she acquired on 6th July 2004 for rupees 12,50,000. 12,50,000 क्या होता है? ये cost of acquisition. On 3rd December 2018, she entered into a contract to sell the house to Mr. Pradeep for rupees 40 lakhs and received 1,50,000 as advance. यहाँ पे श्रीमती ज्योति क्या कर रहे हैं? अपनी प्रॉपर्टी बेचते बोल के मिस्टर प्रदीप के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट एंटर हो रहे 40 लाख रुपीस में, जिसके लिए 1,50,000 एडवांस श्रीमती ज्योति मिस्टर प्रदीप से ले चुके हैं. बिफोर द ड्यू डेट ऑफ अग्रीमेंट टू बाई, प्रदीप एक्सप्रेस हिज अनविलिंगनेस टू परचेज एंड रुपीज 90,000 एडवांस मनी इज फोरफिटेड. तो जब फुल पेमेंट करना था उससे पहले मिस्टर प्रदीप ही इज डिनाइंग टू बाय दी प्रॉपर्टी, और जो 1.5 लाख रुपए एडवांस पे करे थे उसमें से 90,000 एडवांस फोरफिट करे. तो इफ द एडवांस इज फोरफिटेड, हम यहाँ पे क्या देखते हैं? द एडवांस इज फोरफिटेड बिफोर 1st April 2014 और द एडवांस इज फोरफिटेड आफ्टर 1st April 2014. इफ द एडवांस इज फोरफिटेड बिफोर 1st April 2014, इट विल बी deducted from cost of acquisition, and if the advance is forfeited after 1st April 2014, it will be added with income from other sources. On 2nd March 2019, Srimati Jyoti sold the same house to Mr. Verma for rupees 60 lakhs and the state government valuation is rupees 72 lakhs. तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सेल करे वो 60 lakhs में सेल करे, मतलब कंसिडरेशन रिसीव क्या है? 60 lakhs है, और स्टेट गवर्नमेंट वैल्यूएशन दैट इज स्टैम्प ड्यूटी क्या है? 72 lakhs है. तो यहाँ पे देखिए स्टैम्प ड्यूटी कंसिडरेशन रिसीव का कैलकुलेशन. सबसे पहले हेडिंग क्या आएगी? कंप्यूटेशन ऑफ श्रीमती ज्योति इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2019-2020. वर्किंग नोट सबसे पहले ट्रांसफर्ड असेट रेसिडेंशियल हाउस. द असेट इज हेल्ड बाय द एसएससी फॉर मोर देन 2 years, हेंस इट विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. दूसरी चीज जो एडवांस फोरफिट कर रहे हैं, एडवांस फोरफिटेड. तो यहाँ पे श्रीमती ज्योति एडवांस कितना ले रहे? 1,50,000 ले रहे, बट as Mr. Pradeep has denied for purchasing the property, वो 1.5 लाख जो एडवांस आ रहा है उसमें से 90,000 एडवांस फोरफिट कर रहे, तो जितना अमाउंट फोरफिट कर रहे उतना ही कंसिडर करेंगे. एडवांस 1.5 लाख ले रहे बट फोरफिट कितना कर रहे? 90,000 फोरफिट कर रहे. तो एडवांस रिसीव्ड इज फोरफिटेड आफ्टर 1st April 2014, हेंस इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. जब कभी भी आप एडवांस फोरफिट करते हैं आपको क्या देखना है? एडवांस इज बीइंग फोरफिटेड बिफोर 1st April 2014 और द एडवांस इज बीइंग फोरफिटेड आफ्टर 1st April 2014. अगर 1st April 2014 से पहले फोरफिट कर रहे इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अगर 1st April 2014 के बाद फोरफिट कर रहे इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. नेक्स्ट, कंसिडरेशन रिसीव्ड. यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बेच रहे 2nd March 2019 शी सोल्ड द प्रॉपर्टी टू मिस्टर वर्मन फॉर रुपीज 60 lakhs. तो कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या है यहाँ पे? 60 lakhs, बट गवर्नमेंट वैल्यूएशन क्या बता रहे? 72 lakhs. तो प्रॉब्लम है जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी हुई रहती सबसे पहले आप क्या करना? कंसिडरेशन रिसीव जो है उसका 105% कैलकुलेट करना. कंसिडरेशन रिसीव 60 lakhs है, इसका 105% 63 lakhs है, बट कंसिडरेशन रिसीव्ड का और उसका जो 105% है वो 63 lakhs है, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? 72 lakhs है. When the stamp duty value is more than 105% of consideration received, then full value of consideration will be calculated, which will be higher of the following two. यहाँ पे वर्किंग नोट्स देखिए. कंसिडरेशन रिसीव्ड, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 105% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस. एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी 60 lakhs, इसका 105% है 63 lakhs, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 72 lakhs. Hence the full value of consideration is calculated, which is higher of the following two amounts. एक कंसिडरेशन रिसीव, दूसरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. कंसिडरेशन रिसीव क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 60 lakhs है. कंसिडरेशन रिसीव भी क्या है? 60 lakhs है. नेक्स्ट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 72 lakhs है. तो इन दोनों में हाईएस्ट क्या है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है. दिस विल बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज टेकन एज 72 lakhs. नेक्स्ट,
अब इसमें से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से अब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट यहाँ पे ट्रांसफर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, कुछ भी स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है। 72 लाख माइनस नील, तो नेट कंसिडरेशन क्या आएगा आपको 72 लाख। अब इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसा कैलकुलेट करते हैं आप, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू प्रीवियस ईयर इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द परचेज वाज मेड। तब ये प्रॉपर्टी नो कितने में खरीदे थे, 12,50,000, जिसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 113। तो यहाँ पे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा, 12,50,000 इनटू प्रीवियस ईयर इंडेक्स दैट इज 280 डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच परचेज वाज मेड 113, which works out to be 30,97,345। तब ये 72 लाख में से 30,97,345 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे तो जो 41,02,655 बच रहे। अब तक आप ये अमाउंट को क्या लिखते थे आप, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, बट यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, सिर्फ कैपिटल गेन। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यू आर राइटिंग इट एज ओनली कैपिटल गेन। यहाँ पे एक नई चीज है, आफ्टर कैपिटल गेन यू आर सपोज टू calculate exemption under section 54. This is the new topic in this problem. So yeah, let us continue with the question. On 15th March 2019, she purchased a residential flat in Chennai for rupees 38 lakhs and deposited rupees 12 lakhs in State Bank of India under capital gain scheme to construct one more floor in the new house. तो यहाँ पे एसएससी जो श्रीमती ज्योति है अपनी पुरानी प्रॉपर्टी जो बेच रहे, रेजिडेंशियल फ्लैट बेच के उन्होंने क्या कर रहे, वही पैसों से एक और फ्लैट खरीद रहे बाद में, कहाँ पे, चेन्नई में खरीद रहे, फॉर रुपीज 38 लाख में खरीद रहे, और 12 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अंडर कैपिटल गेन स्कीम डिपॉजिट कर रहे फॉर कंस्ट्रक्टिंग वन मोर फ्लोर इन न्यू हाउस। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 क्लेम करने के लिए द एसएससी शुड सेल रेसिडेंशियल हाउस एंड द एसएससी शुड बाई ए न्यू रेसिडेंशियल हाउस विद द अमाउंट रिसीव्ड बाई सेलिंग द ओल्ड हाउस। तब यहाँ पे एसएससी क्या करे, पुराना घर बेचे, फिर वही पैसों से चेन्नई में एक नया घर लिया, उसके साथ साथ 12 लाख रुपए बैंक में कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट करे। तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट्स जो ऐड हो रही वो क्या है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ट्रांसफर्ड असेट इज रेसिडेंशियल हाउस। तो सेक्शन 54 में अगर आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो पहली शर्त ये है कि जो असेट बेच रहे आप वो रेसिडेंशियल हाउस है। नेक्स्ट, ए न्यू हाउस इज परचेज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। फिर वो पैसों से जो घर खरीदेंगे आप, जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो भी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही खरीदेंगे। तो यहाँ पे श्रीमती ज्योति रेसिडेंशियल हाउस बेच रहे, उन्हीं पैसों से चेन्नई में रेसिडेंशियल हाउस खरीद रहे, देन शी विल बी एलिजिबल टू क्लेम exemption under section 54. तो transferred asset is residential house and new house is purchased for residential purpose, hence exemption can be given. In addition, ये चेन्नई में घर खरीदने के साथ साथ इन एडिशन उन्होंने क्या करे, 12 लाख रुपए कैपिटल गेन स्कीम के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करे, विच इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54. In addition, amount deposited in bank under capital gain scheme is also eligible for exemption under section 54. तब यहाँ पे अगर सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचना, वही पैसों से आप दूसरी नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना, और उसके साथ साथ अगर आप कुछ कैपिटल गेन स्कीम में अगर बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करें तो वो भी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज द एग्जेम्पशन अमाउंट अंडर सेक्शन 54? एग्जेम्पशन इज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट्स। सेक्शन 54 के हिसाब से जो एग्जेम्पशन मिलेगा इट इज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट्स, एक एलिजिबल अमाउंट, दूसरा कैपिटल गेन अमाउंट। कैपिटल गेन अमाउंट क्या है, यहाँ जो आंसर आया कैपिटल गेन 41,02,655, कैपिटल गेन 41,02,655। एलिजिबल अमाउंट 50 लाख क्यों लिखे यहाँ पे? एलिजिबल अमाउंट क्या आता, पुरानी प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आ रहा उससे घर जितने में खरीदे वो वैल्यू और जो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे वो वैल्यू, उन दोनों को ऐड करेंगे आप। तो यहाँ पे श्रीमती ज्योति क्या कर रहे हैं, चेन्नई में जो घर खरीद रहे वो 38 लाख का खरीद रहे, 38 लाख प्लस 12 लाख स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर रहे, 38 लाख प्लस 12 लाख विच वर्क्स आउट टू बी 50 लाख। इसको एलिजिबल अमाउंट बोलते हैं। तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, इफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज सोल्ड and a new residential property is purchased and the amount is deposited in bank, तब exemption क्या आता, list of the following two amounts, एक eligible amount that is cost of new house plus amount deposited under capital gain scheme 38 lakhs plus 12 lakhs which is 50 lakhs, दूसरा कैपिटल गेन का जो आंसर यहाँ कैपिटल गेन की जो वैल्यू आपको यहाँ आई 41,02,655। तब इन दोनों में लिस्ट अमाउंट कौन सा है, कैपिटल गेन का अमाउंट लिस्ट है 41,02,655।
55. This will be given as exemption under section 54, 41 lakhs 2,655. तो कैपिटल गेन 41 lakhs 2,655 में से एग्जाम्शन पूरा 41 lakhs 2,655 दे दे रहे आप, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या आता? 0. नेक्स्ट कंटिन्यू विद द क्वेश्चन. कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी इफ इनकम फ्रॉम अदर हेड्स इज नील. तब यहाँ पे श्रीमती ज्योति की टैक्स लायबिलिटी मालूम करना है इफ इनकम फ्रॉम अदर हेड्स इज नील. तब यहाँ पे श्रीमती ज्योति की इनकम फ्रॉम अदर हेड्स तो 0 है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आएगा इट शुड बी टैक्स एट ए फ्लैट रेट ऑफ 20%, बट श्रीमती ज्योति का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है? 0 है. सो शी इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. इनकम फ्रॉम अदर हेड्स विल बी टैक्स एट स्लैब बेसिस, बट यहाँ पे ये बंदी का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी कुछ दिया हुआ नहीं है. कैलकुलेटिंग हर टैक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज नील. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्वेश्चन में 0 स्पेसिफाई करा हुआ है, बट जो एडवांस फोरफिट करे 1.5 लाख रुपए लेके 90,000 जो फोरफिट करे, इफ द एडवांस इज बीइंग फोरफिटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2014 इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तब यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या हो जाता? 90,000 हो जाता. तब इस पे टैक्स लायबिलिटी मालूम करना. अब यहाँ पे श्रीमती ज्योति की एज क्या स्पेसिफाई करा हुआ है? 42 ईयर्स. तो शी कम्स अंडर नॉन सीनियर सिटीजन कैटेगरी फॉर होम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज 2,50,000. तो ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 90,000 है, इसमें से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर आप 2,50,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उल्टा आंसर नेगेटिव माइनस में आ रहा. दिस विल बी ट्रीटेड एज deficiency. This will be treated as deficiency. Hope you have liked my video, and if you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Thanks for your valuable time.